हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हमारे सिविल स्क्वाड चैनल में स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे स्टैक्योमेट्रिक एंड स्टैक्योमेट्रिक गुणांक। तो हम उस पर 3-4 क्वेश्चन भी कर लिए थे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन किए थे। उसकी तैयारी मतलब अगर हम प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चन की, इसी बेस्ड ऐसे ही क्वेश्चन जिस प्रकार से कराया गया है, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन एकदम एग्जाम में आते हैं, 2-3 नंबर में आते हैं और हमेशा आते हैं। तो प्रैक्टिस करते रहिए, कुछ भी टफ नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे बहुत आसानी से आ जाएगा। साथ साथ वीडियो में बने रहें। तो हम एक क्वेश्चन और करेंगे अभी। तो क्वेश्चन में लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। क्वेश्चन ये है कि NaCl के NaCl के 5.85 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है? AgNO3 की अधिकता में क्रिया कराने पर प्राप्त AgCl की मात्रा ज्ञात करो। ठीक, ये AgCl लिखा है, AgCl। तो NaCl के 5.85 ग्राम के AgNO3 की अधिकता में क्रिया कराने पर प्राप्त AgCl की मात्रा ज्ञात करो। तो इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या करना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है कि किसका ये वेट किसका दिया है, NaCl का दिया है। AgNO3 की अधिकता है, अधिकता का कोई मतलब है नहीं, मतलब यहाँ पे उसको अधिकता का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जब हम सीमांत अभिकर्मक पढ़ेंगे। अभी पढ़ेंगे हम थोड़ी देर में। तो मतलब यहाँ NaCl कहना चाह रहे हैं कि सीमांत अभिकर्मक है, बट इस पर अभी ध्यान मत दो तुम लोग। अभी मैं बताऊंगा सीमांत अभिकर्मक होता क्या है, जिसको अपन ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन। तो NaCl के का वेट दिया है 5.85 ग्राम दिया है, और AgNO3 से क्रिया करा रहे हैं, तो उत्पाद में जो बन रहा है AgCl उसकी मात्रा पूछ रहे हैं। कहने का मतलब इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आना चाहिए, रिएक्शन आनी चाहिए। क्योंकि अगर रिएक्शन नहीं आएगी तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, स्टार्टिंग ही नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन की। तो आओ हम रिएक्शन लिखते हैं। रिएक्शन NaCl प्लस AgNO3 एरो क्या बनेगा, AgCl बनेगा प्लस NaNO3 बनेगा। देखो संतुलित है। उसके बाद क्या करना है, समीकरण को संतुलित करना है, क्योंकि जब तक संतुलित नहीं करेंगे उसका हमें स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं पता चलेगा। उसके बाद जब स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक नहीं पता चलेगा तो हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करेंगे कि इसके कितने मोल से उसका कितना मोल बनेगा, इसके इतने मोल से उसका इतना मोल बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, संतुलित। तो देखो NaCl कितना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, Na 1 है, मतलब Ag हाँ, समीकरण संतुलित है। तो हमें कुछ भी नहीं करना है। तो अब हम देखेंगे कि इसका हमें वेट दिया है और इसका पूछ रहा है AgCl का। तो हमें इसी में मोल मोल खेलना है अब, कि NaCl के 1 मोल से AgCl का 1 मोल बन रहा है। तो NaCl का कितना ग्राम दिया है, 5.85 ग्राम दिया है। तो इसका क्या करेंगे, हम इसको मोल में कन्वर्ट करेंगे। तो मोल बराबर क्या होता है, बताया हूँ, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो इसका कितना हो जाएगा, 5.85 दिया है भार बटे इसका अणुभार कितना होगा, Na का 23 और क्लोरीन का 35, तो हो जाएगा 58.5। फिर से लिख रहा हूँ,
इसके मोल कितने हो जाएंगे, मोल बराबर भार बटे अणुभार होता है। तो NaCl का भार कितना दिया है 5.85, भार बटे अणुभार कितना होगा 58.5। ठीक, तो इसको हम लिख देंगे, इसको काट देंगे, इसमें 10 से गुणा कर दो, इसमें 10 से गुणा कर दो, इसमें भी 10 से गुणा करना पड़ेगा। उसके बाद ये 58.5 होगा, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 1/10, 1/10 मोल। ठीक, ये NaCl कितना मोल आया, NaCl के मोल बराबर इतना मोल आ गया। तो NaCl रिएक्शन लिखते हैं हम, देखो NaCl के 1 मोल से AgCl का 1 मोल बन रहा है। तो NaCl के 1/10 मोल से AgCl का कितना मोल बनेगा, 1/10 ही मोल बनेगा, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कितना है 1 है, इसका भी 1 है। तो NaCl के 1 मोल से इसका कितना मोल बन रहा है, AgCl का 1 मोल बन रहा है। तो वही इसके 1/10 मोल, NaCl के 1/10 मोल से AgCl का 1/10 मोल ही बनेगा। ठीक, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक सेम है। तो अब इसका पूछा कि AgCl की का मात्रा ज्ञात कीजिए, तो मात्रा मतलब इसका वेट, भार पूछ रहा है। तो AgCl के हम मोल निकाल लिए, कितना है 1/10 मोल आया, क्योंकि उसके 1/10 मोल से इसका भी 1/10 मोल ही बनेगा। तो क्या लिखेंगे हम, 1/10 मोल बराबर होता है, मोल बराबर होता है, मैं फिर से फॉर्मूला लिख रहा हूँ, मोल बराबर होता है भार बटे अणुभार। ठीक, तो मोल कितना है 1/10 बराबर भार निकालना है बटे AgCl का अणुभार कितना होगा, Ag होता है 108, AgCl का अणुभार निकालते हैं। Ag होता है 108, क्लोरीन होता है 35.5। तो 8 ये हो गया 5, 8 5 13, 3 1 4, 143.5। तो कितना आएगा, 1/10 मोल बराबर भार W/143.5 बटे अणुभार ये हो गया। तो W बराबर क्या हो जाएगा 143.5 भागे 10। तो यहाँ W बराबर हो जाएगा 143.5 भागे 10। तो उसके बाद जब यहाँ से अपन भाग देंगे इसमें, तो आएगा 14.35 ग्राम, इतना ग्राम आ गया। तो वेट कितना आ जाएगा 14.35 ग्राम, यही AgCl का भार हो गया, मात्रा हो गया। तो कितना आया W बराबर 14.35 ग्राम आ गया। तो यही हो गया AgCl का मात्रा, उसका वेट, उसका भार। ठीक, यही हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है, केवल मोल मोल खेलना है। सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद रिएक्शन लिखनी है, उसके बाद फिर उसको रिएक्शन को संतुलित करनी है। संतुलित करने के बाद हमें मोल मोल खेलना है कि इसके इतने मोल से उसका कितना मोल बन रहा है, उसका जिसका दिएगा है, जिसका पूछ रहा हो उसी को हम डायरेक्ट देखेंगे। जैसे यहाँ NaCl का देख के AgCl का पूछा था, तो हम बीच में किसी को नहीं देखे, हम NaCl के 1 मोल से AgCl का 1 मोल बन रहा था, तो उसके NaCl का हम मोल निकाल लिए, 1/10 मोल आया। तो NaCl के 1/10 मोल से AgCl का 1/10 मोल ही बनेगा। तो मोल बराबर भार बटे अणुभार से हम वहाँ पे AgCl का भार निकाल लिए, बस हमारा आंसर आ गया। अब हम पढ़ते हैं सीमांत अभिकर्मक। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सीमांत अभिकर्मक। ठीक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें सीमांत अभिकर्मक आ जाएगा तो क्या होगा कि जो पिछला हम पढ़े हैं अभी स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक, तो उसके क्वेश्चन हम कर ले जाएंगे बहुत आसानी से, और उसका भी रिलेट इसमें है। अगर वो नहीं आएगा
स्टाइक्योमेट्री जो अभी हम पढ़े हैं जिस टाइप के क्वेश्चन, तो ये हम नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए इसलिए उसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक उसे पढ़िए, क्वेश्चन करिए। नहीं आए, अगर ना आए क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको सोल्यूशन देंगे। तो अब कई बार अपक्रिया में संतुलित समीकरण के अनुसार आवश्यक अभिकारकों की मात्रा उपस्थित नहीं होती है। कह रहे हैं कई बार कैसे क्या 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 होता है कि अभिकारकों जब संतुलित समीकरण जैसे है उसमें अभिकारकों की मात्राएं जो है ना, जितनी उसकी आवश्यक मात्रा रहती है उतना उपस्थित नहीं होता है। ऐसी स्थितियों में एक अपक्रिया दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। ऐसी स्थिति में क्या होती है कि एक अभिक्रियक मतलब अभिकारक, ये अभिक्रियक मतलब क्या होता है, अभिकारक। एक अभिकारक दूसरे की अपेक्षा में अधिकता में उपस्थित होता है। एक अभिकारक दूसरे की अपेक्षा में क्या होता है, अधिकता में। सही बात है, जिसकी मात्रा ज़्यादा होगी वो अधिकता में होगा। तो क्या होता है कि एक अभिकारक दूसरे की अपेक्षा अधिकता में उपस्थित होता है। जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। सीधी सी बात है कि जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होगा, जैसे अपन लेते हैं H2 + N2 एरो NH3 रिएक्शन है। तो मान लो अगर इसमें ये ज़्यादा मात्रा में N2 ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है और H2 कम मात्रा में उपस्थित है, तो क्या होगा कि कुछ देर बाद रिएक्शन होगी दोनों में, NH3 बनती रहेगी। तो एक टाइम कैसा आएगा, मान लो ये H2 क्या है, कम मात्रा में उपस्थित है और N2 ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि H2 ख़त्म हो जाएगी, H2 क्या होगी, ख़त्म हो जाएगी और वहीं पे अभिक्रिया रुक जाएगी। और जब ये H2 की मतलब H2 जब ख़त्म हो जाएगी तो अभिक्रिया आगे जाएगी ही नहीं, क्योंकि NH3 बनेगी ही नहीं। तो वहीं क्या होगी, अभिक्रिया रुक जाएगी। तो क्या होगा, यहाँ पे N2 ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, क्यों ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, हम माने हैं यहाँ पे कि ज़्यादा मात्रा में उपस्थित है, तो ये N2 क्या होगा, अधिकता में होगा यहाँ पे। और H2 क्या होगा फिर यहाँ पे, यही H2 सीमांत अभिकर्मक हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं कि कुछ देर बाद जो अभिक्रियक मतलब जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होता है वह कुछ देर बाद समाप्त हो जाता है। सीधी सी बात है, बताया मैं अभी कि जो अभिकारक कम मात्रा में उपस्थित होगा वो कुछ देर बाद ख़त्म तो होगा ही, क्योंकि जब ख़त्म होगा तो अभिक्रिया रुक जाएगी वहीं पे। उसके बाद आगे अभिक्रिया नहीं होती है। वही कह रहे हैं कि उसके बाद आगे अभिक्रिया नहीं होती है। जब एक की मात्रा ख़त्म हो जाएगी तो अभिक्रिया कहाँ से होगी आगे, भले ही दूसरी अभिक्रिया कितनी भी मात्रा में उपस्थित हो। वही N2 देखो ज़्यादा मात्रा में था, तो वही कह रहे हैं भले ही दूसरा अभिकारक जो है कितनी भी ज़्यादा मात्रा में उपस्थित हो, जो अभिक्रियक पहले समाप्त होता है वही उत्पाद को सीमित करता है। जो अभिकारक पहले समाप्त होता है वही उत्पाद को सीमित करता है। उसी के अनुसार तो उत्पाद बनेगा। जब तक वो रहेगा तब तक बनता रहेगा। जैसे ही H2 ख़त्म हो गई, वहाँ पे देखो जो अभी एग्जाम्पल लिए थे, तो NH3 बनना बंद हो गया। तो NH3 किस पे डिपेंड कर रहा है, H2 पे। अगर H2 होता और तो NH3 और बनती। तो वही कह रहे हैं जो अभिक्रियक पहले समाप्त हो जाता है वह उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है, इसलिए उसे सीमांत अभिकर्मक कहते हैं। इसलिए उसे क्या कहते हैं, सीमांत अभिकर्मक कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं। स्टोइकियोमेट्री गणनाएं करते समय यह बात ध्यान में रखनी चाहिए, ठीक। जैसे आप एक क्वेश्चन देखते हैं, इस पर बहुत ध्यान से ही क्वेश्चन को देखना है, बहुत ध्यान मतलब बहुत ज़्यादा, एकदम ओपन माइंड से क्वेश्चन को देखना है, तभी ये समझ में आएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम H2 को, ये क्वेश्चन यहाँ है देखो, 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम H2 को। अब यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, हम इसके पहले जितना क्वेश्चन किए हैं, केवल जैसे उत्पाद में दो चीज़ रहता था, अभिकारक में दो यौगिक रहता था, तो उसमें एक की ही मात्रा देता था। लेकिन यहाँ पे क्या है देखो, दोनों की मात्रा दे दिया है। अब इससे किससे मोल खेलेंगे कि इसके कितने मोल से उसको कितना मोल बन रहा है, यहाँ तो दोनों दे दिया है। तो यहाँ पे जो सीमांत अभिकर्मक होगा उसी से हम मोल गणना करेंगे, मोल खेलेंगे, उसी से हम मोल देखेंगे, ठीक। और वहाँ पे क्या होता था कि एक का ही मात्रा दे देते थे, दूसरे का उत्पाद में पूछ लेते थे, उत्पाद का देते थे, एक उत्पाद का दे देते थे तो अभिकारक का पूछ लेते थे। बट यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, N2 और H2 दोनों का पूछ रहे हैं, दे दिए हैं।
तो N2 50 ग्राम N2 और 10 किलोग्राम 50 किलोग्राम N2 और 10 किलोग्राम H2 को NH3 गैस बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। प्राप्त NH3 की मात्रा को परिकलन कीजिए। जो मतलब जो NH3 प्राप्त हो रहा है उसकी हमें मात्रा ज्ञात करनी है, उसका वेट ज्ञात करना है। और इन स्थितियों में NH3 उत्पादन के लिए सीमांत अभिकर्मक को पहचानिए। जाहिर सी बात है, अगर हम सीमांत अभिकर्मक नहीं पहचान पाएंगे तो अगर हम सीमांत अभिकर्मक नहीं पहचान पाएंगे तो हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो आइए यहाँ पे देखते हैं किए हैं क्वेश्चन को। चलो हम ही करते हैं क्वेश्चन। ऊपर दी गई सबसे पहले हमें क्या लिखना है, रिएक्शन। सबसे पहले रिएक्शन लिखनी है N2 + 3H2 2NH3। इसको संतुलित भी कर दिए हैं। तो N2 का अब यहाँ पे क्या करेंगे, N2 के मोल निकालेंगे, उसके बाद H2 का वो वेट दिया है तो H2 के मोल निकालेंगे। दोनों के हम क्या करेंगे, वेट निकालेंगे। तो क्या है देखो, N2 के मोलों की संख्या, N2 के मोलों की संख्या बराबर क्या लिखे हैं, 50 किलोग्राम है तो इसको हम ग्राम में बदलेंगे। तो 1000 ग्राम गुणे 50, 1000 गुणे 50 बटे N2 का भार बटे N2 का अणुभार। तो N2 का भार क्या हो जाएगा 50, देखो ये पूरा लिखे नहीं है। तो N2 के मोल 50 गुणे 1000, भार बटे अणुभार कितना होता है N2 का 14 दूनी 28। जब इसको सॉल्व करोगे तो 17.86 आ जाएगा ये। ठीक, तो N2 के मोल निकल गए। अब H2 के मोल निकालेंगे। तो H2 के मोल बराबर H2 का भार, H2 के मोल बराबर H2 का भार 10 किलोग्राम है गुणे 1000 करेंगे। भार बटे अणुभार H2 का कितना हो जाएगा 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 5 बराबर 50 गुणे 10⁻² आ जाएगा ग्राम, मोल। ठीक, तो अब देखो, अब रिएक्शन पे आओ। 1 मोल N2, 1 मोल, यहाँ इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। अब बहुत ही ध्यान से देखना, 1 मोल N2 3 मोल H2 से क्रिया करके 2 मोल NH3 देती है। ठीक, तो N2 के कितने मोल निकालें, 17.86 गुणे 10⁻² मोल N2। देखो 1 मोल N2 3 मोल H2 से क्रिया करके 2 मोल NH3 दे रही है। ठीक, तो 17.86 गुणे 10⁻² मोल N2 और 3 गुणे इतने से, अगर 1 से 3 हो रहा है अगर देखो 1 मोल से इसके 3 मोल क्रिया करके उसका 2 मोल दे रहा है। अगर N2 का 2 मोल होगा तो इसका 6 मोल होगा, 3 गुना होगा। अगर इसका N2 का 3 मोल होगा तो इसका कितना मोल हो जाएगा 9 मोल होगा, उसका 6 मोल देगा। ठीक, तो इसका 17.86 गुणे 10⁻² मोल, इसके इतने गुणे 3 से, ठीक, गुणे 3 मोल H2 से क्रिया करके, क्योंकि इसका 1 मोल है तो इसका 1 मोल इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 है, इसको 1 मोल से क्रिया करके मतलब N2 का 1 मोल H2 के 3 मोल से क्रिया करके 2 मोल NH3 देता है। आओ यहाँ समझते हैं। N2 + 3H2 एरो 2NH3। N2 के 1 मोल
H2 के 3 मोल से क्रिया करके 2 मोल NH3 देता है। ठीक, ये समझ में आ रहा है? सबका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक दिख ही रहा है हमें। इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 1 है, यहाँ पे 1 लिखा नहीं जाता। तो इसका N2 का मोल कितना निकाले थे? इसका 17.8 गुणे 10⁻² निकाले थे। इतना मोल N2, तो इसका इतना मोल है, तो इसका इतना मोल इसके इतने गुणे 3 मोल से क्रिया करेगा H2 का। तो अगर इसका इतना मोल होगा, अगर देखो इसका 1 मोल इसके 3 मोल से क्रिया कर रहा है, इसका 2 मोल इसके 6 मोल से क्रिया करेगा, इसका N2 का 3 मोल इसके 9 मोल से क्रिया करेगा। ठीक, उसी प्रकार N2 का 17.8 गुणे 10⁻³ मोल H2 के कितने मोल के क्रिया करेगा? 17.8 गुणे 10⁻³ गुणे 3, क्योंकि इसका स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 3 है। तो कितना हो जाएगा? 17.8 यह आ जाएगा 53.4। ठीक, गुणे यहाँ 10⁻² होगा, गुणे 10⁻²। इतना मोल, अगर N2 का इतना मोल होगा तो H2 का इतना मोल क्रिया करेगा। N2 का इतना मोल H2 के इतने मोल से के साथ क्रिया करके इतने 17.8 गुणे 10⁻³ यहाँ 2 होगा, जो 10⁻² से गुणा हो जाएगा जब NH3 के मोल निकालेंगे 2 से, क्योंकि स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक 2 है। और हम H2 के मोल निकाले कितने हैं? 5 गुणे 10⁻³ मतलब 50 गुणे 10⁻³ 2। तो यहाँ पे ये 53 मोल यूज हो रहा है N2 के साथ, बट हमारे पास H2 है कितनी? अब देखो, अब देखना, मैं फिर से रिएक्शन ले रहा हूँ। N2 + 3H2 एरो 2NH3। हम सीमांत अभिकर्मक का पता लगा रहे हैं, तो इसका 17.8 गुणे 10⁻² मोल, इसके से कितना निकाले? 53.4 गुणे 10⁻² मोल के साथ क्रिया कर रहा है। अगर इसका 1 मोल तो इसका 3 मोल, इसका 17.8 जो 10⁻² मोल, तो इसका यहाँ 2 होगा, फिर इसका 3 गुने के साथ क्रिया करेगा। लेकिन हम H2 के मोल हम निकाले कितने हैं? दिया कितना गया है? 51। कितना निकाले थे? 50 वहाँ पे निकाले थे, देखो, गुणे 10⁻² निकाले थे। अब देखना इसी में H2 N2 के साथ क्रिया करने पे कितना मोल लग रहा है? 53.4 मोल। लेकिन हमें H2 प्रोवाइड कितनी की गई है? 50 मोल। इसको छोड़ दो, 10⁻² को कॉमन ही है। तो H2 N2 के साथ क्रिया कितने मोल के साथ करेगा? 53.4 मोल के साथ। ठीक, बट हमें H2 प्रोवाइड कितनी की गई है? 50 ही मोल। तो कहने का मतलब कि ये जो है, अगर इसका 17.8 मोल होगा तो इसको 53.4 मोल के साथ क्रिया करेगा, लेकिन H2 का। लेकिन हमारे पास कितना है? H2 है कितनी? 50 ही मोल है, 50 गुणे 10⁻² मोल है। तो कहने का मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। देखो, जैसे अगर इसका इतना मोल, अगर इसका 17.8 मोल लेंगे, 8 गुणे 10⁻² मोल लेंगे, तो इसका 53.4 गुणे 10⁻² मोल लगेगा क्रिया के साथ, क्रिया करने में। लेकिन हमारे पास है कितना? 50 ही है। हम निकाले कितना है? 50 गुणे 10⁻² मोल ही है। तो कहने का मतलब कि 17.8 मोल के साथ इसका इतना मोल क्रिया करेगा, लेकिन हमारे पास H2 50 ही मोल है। तो कहने का मतलब ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये पूरा क्रिया N2 के साथ पूरा क्रिया H2 कर नहीं पाएगी, क्योंकि इसका जब 50 मोल हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी। तो बचेगा, मतलब जो 3 मोल रहेगा तो उतना क्रिया हो नहीं पाएगी। तो पहले रिएक्शन रुक जाएगी जब 50 मोल इसका ख़त्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये जल्दी ख़त्म हो जाएगी H2, क्योंकि H2 हमारे पास है कितनी? 50 ही मोल है। लेकिन आवश्यक मात्रा कितनी चाहिए? 17.8 मोल के साथ क्रिया करने, N2 के साथ क्रिया करने के लिए 53.4 मोल चाहिए। लेकिन हमारे पास है कितनी? हमारे पास 50 गुणे 10⁻² ही मोल है। तो कहने का मतलब H2 पहले ख़त्म हो जाएगी, जल्दी ख़त्म हो जाएगी। ठीक, तो यही H2 जो है सीमांत अभिकर्मक होगा, क्योंकि इसका जब 50 मोल खत्म हो जाएगा, 50 गुणे 10⁻² मोल खत्म हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगी, तो रिएक्शन आगे बढ़ेगी नहीं। तो यही इसी के कारण तो जो अभिकारक है, सॉरी उत्पाद है,
वो इसी के H2 के मतलब H2 की मात्रा पे डिपेंड करेगा। इसी के H2 की मात्रा पे डिपेंड इसलिए करेगा क्योंकि अगर 53 मोल होता तो ये NH3 और बनती, लेकिन क्या हुआ कि 50 ही मोल है। तो इसके बाद अगर जैसे जैसे H2 की मात्रा बढ़ाएंगे NH3 और बनती चली जाएगी। तो कहने का मतलब कि H2 हुआ सीमांत अभिकर्मक और NH3 की मात्रा H2 की मात्रा पे डिपेंड करेगी। ठीक, समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है। अब क्या करेंगे कि अब करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3। तो बस अब इसका मोल कितना निकाले हैं 50 गुणे 10 की घात 2 मोल। दो सीमांत अभिकर्मक होगा, अब उसी से यहाँ मोल मोल खेलना है। ये हुआ H2 हुआ यहाँ पे सीमांत अभिकर्मक, तो अब इसी के साथ मोल मोल खेलना है। तो 50 गुणे 10 की घात 2 बराबर, तो देखो अब यहाँ बुक में देखते हैं। तो N2 के मोल निकाले थे, N2 के मोलों की संख्या आ गई इतना आया, और H2 के मोलों की संख्या हमारा 5 आया था क्योंकि हम 2 पूरा ले लिए थे, इस दशमलव को नहीं लिए थे। ठीक, अब क्या करें, ऊपर दिए गए समीकरण के अनुसार अभिक्रिया के 1 मोल N2 के 3 मोल अभिक्रिया के 1 मोल N2 और 3 मोल H2 की आवश्यकता के लिए अतः इतने मोल के लिए आवश्यक, इसका गुणा 3 मोल है, इसका गुणा ये N2 का हो गया, तो H2 का क्या होगा 3 गुणे इतना हो जाएगा। तो वही कह रहे हैं, देखो कितना आया 5.36 आया H2 के मोल। लेकिन H2 हमें कितना गया है, परंतु केवल हम 4.96 मोल H2 उपलब्ध है हमारे पास, मतलब 5 की, इसको मान लो 5, केवल 5 गुणे 10 घात 3 मोल H2 उपलब्ध है हमारे पास। यहाँ पे H2 सीमांत अभिकर्मक होगा, देखो क्योंकि H2 इतना मोल आया है, मतलब इतना मोल चाहिए रिएक्शन करने के लिए, लेकिन हमारे पास उपलब्ध कितना है, केवल इतना मोल ही है। तो यहाँ H2 कितना क्या हुआ, सीमांत अभिकर्मक होगा। वही कह रहे हैं यहाँ H2 सीमांत अभिकर्मक है। NH3 केवल H2 की मात्रा पर ही NH3 केवल H2 की मात्रा इतने मोल से ही प्राप्त होगी, तो वही उसकी मात्रा पे कह रहे हैं डिपेंड करेगी। देखो ठीक, अभी मैं करके भी दिखाया था, चूँकि 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 उपलब्ध है, तो एक देखो वहाँ N2 प्लस 3H2 एरो 2NH3, तो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बन रही है। ठीक, क्योंकि अब जो सीमांत अभिकर्मक होता है, यहाँ H2 सीमांत अभिकर्मक है, तो अब इसी के साथ मोल मोल खेलना है हमें। 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बन रही है, तो 1 मोल H2 से कितना बनेगा NH3, 2/3 मोल बनेगा। ठीक, उसके बाद 2/3 मोल बनेगा, तो उसके बाद 2/3 मोल बनेगा, तो मोल बराबर, तो इसका कितना निकाले थे, इसके मोल कितना रहा था 5 गुणे 50 गुणे 10 घात 2 मोल से 2 मोल। तो अब इसके इतने मोल से NH3 कितना मोल बनेगा, तो इतने गुणे 2/3, देखो 3 मोल H2 से 2 मोल NH3 बन रही है। ठीक, तो 1 मोल H2 से कितना मोल NH3 बनेगी, 2/3 भाग में हो जाएगा ऐकिक नियम से, तो इतना मोल बनेगा NH3। तो 50 गुणे 10 की घात 2 मोल H2 से कितना NH3 बनेगा 50, इसी में 50 गुणे 10 घात 2 का गुणा हो जाएगा, तो कितना 2/3 गुणे 50 गुणे 10 की घात 2, 10 की घात 2। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 50 गुणे 10 की घात 2 गुणे 2/3, 50 दूनी कितना हो गया 100, मतलब कि 10 घात 4 हो जाएगा बटे 3, इतना मोल NH3 बनेगा। अब मात्रा पूछ रहा है, तो भार बटे अणुभार से इसका मान, अब जैसे अब देखो कितना आया, मोल कितना आया, मोल कितना आया, बराबर आया 10 की घात 4/3।
अब NH3 का भार पूछ रहा है, ये इतना मोल NH3 आ गया, ठीक, इसको नोट करे रहना। तो NH3 का मात्रा पूछ रहा है, तो NH3 का भार कितना आएगा, W मान लेते हैं, बटे NH3 का अणुभार कितना हो जाएगा, 14, 15, 16, 17, भार बटे अणुभार बटा बराबर मोल होता है कितना, 10⁴ बटे 3 आ जाएगा। इसको काट देंगे, 3 × 5 = 15, 1 16, 17, 3 × 18, 3 × 18, 5.66 × 10⁴ कितना भार आएगा, 5.66 × 10⁴ बराबर कितना आ गया। अब इसको ग्राम में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा, ग्राम में चेंज करेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 56.6 किलोग्राम, सॉरी चेंज करेंगे किलोग्राम आ जाएगा, ठीक। यही हो गया NH3 की मात्रा। यहाँ 3 जीरो कट जाएगा, 1000 से भाग देंगे, देखो 5.66 × 10⁴ भागे 1000, क्योंकि किलोग्राम में चेंज कर रहे हैं, ग्राम में अभी है ये। तो इसके 3 जीरो से इसका 3 जीरो कटेगा, 1 जीरो यही 10 बचेगा, जब 10 से गुणा हो जाएगा तो 56.6 आ जाएगा किलोग्राम, इतना ग्राम किलोग्राम NH3 का मात्रा आ जाएगा, ठीक। यही ये भी यहीं पे किए होंगे, 56.1 किलोग्राम आया, ठीक। तो हो गया यही। अब इस पर हम कल थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन और करेंगे। थैंक यू, वीडियो में बने रहिए क्योंकि ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं आएगा उसके बाद अब आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम, तो इसको करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए बराबर, कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से सीख जाएंगे हम लोग। थैंक यू।